नमस्कार। अब तक हमने राजस्थान में सूखा और उसकी जो प्रकृति है, क्या क्या कारण रहे हैं, उनका हमने अध्ययन किया। आज हम जो राजस्थान में सूखा नियंत्रण है उसके उपाय के बारे में पढ़ेंगे। सूखे के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि उसके प्राकृतिक कारण हैं, भौतिक दशाएं हैं, जलवायु है, अ, मानवीय कारक है आदि। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कारक थे जिसके स्वरूप उसके जनसंख्या के कारण भी रहे हैं, राजनीतिक कारण भी रहे हैं, पर्यावरणीय कारण रहे हैं, जिसके कारण सूखे की स्थितियाँ देखने को मिलती है। इसी तरह हम देखते हैं कि इस तरह की जो स्थितियाँ होती है, इनको हम नियंत्रण करने के लिए भी इनके उपाय होते हैं जिनको हम आसान किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आज बात करूँगा सूखा नियंत्रण के जो उपाय होते हैं उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हम किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा सूखे की जो स्थिति होती है, अकाल की जो स्थिति होती है, उसको अधिकतम नियंत्रित किया जा सके और उसका समाधान किया जा सके। सूखा नियंत्रण की मैं बात करूं तो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के कारण, पहला कारण इसमें मैं देखूं तो वायु फोटो व सुदूर संवेदन जैसी तकनीकी के द्वारा उन क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए जहां सूखे का प्रभाव अधिक पाया जाता है, और वहाँ पर सुलभ जल संसाधनों का प्रबंधन और संतुलित प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा मैं देखता हूँ सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैव विविधता के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भू भूवैज्ञानिक व भूमिगत सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, और सुलभ जो जल संसाधनों का प्रबंधन है उसका संतुलित प्रयोग भी वहाँ उन स्थानों पर मुख्य रूप से किया जाना चाहिए और उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर जिस तरह की भी वनस्पति डेवलप हो सके या विकसित हो सके, वहाँ उसका विकास किया जा सके। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में तकनीकी अपनाई जाए जिससे जल को वाष्पीकृत होने से बचाया जा सके। साथ ही वहाँ रेगिस्तानी जो वनस्पति है उसको उगाया जाए, जिससे कि पानी की आवश्यकता, राजस्थानी जो कांटेदार वनस्पति होती है उसको पानी की आवश्यकता कम होती है, जिससे कि वाष्पीकरण कम से कम हो सके। उच्च तकनीक से ऐसी फसलों को भी विकसित किया जाना चाहिए जो अधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखती हो, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वनस्पति बनी रह सके। अब मैं बात करता हूँ, दूसरा जो कारक है वो है पारिस्थितिकीय उपाय। सूखा को नियंत्रण करने के लिए स्थायी समाधान पारिस्थितिकीय प्रयासों को अपनाना चाहिए। ये मुख्य रूप से इसमें होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा, वन विनाश पर रोक। राजस्थान में सूखे से निपटने के लिए वन विनाश पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए, और जो वनस्पति हैं, वन हैं का उपयोग जो ईंधन के रूप में किया जाता है, जिससे वन क्षेत्र का विनाश होता है, विनाश की ओर बढ़ रहा है। 10%, क्योंकि राजस्थान में 10% से भी कम वन पाए जाते हैं, और वन विनाश पर नियंत्रण तथा चारागाहों का जो विकास किया जाना है, जिससे वर्षा भी अधिक होगी और सूखे पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। दूसरा मैं देखता हूँ जो बालू का स्तूप होते हैं उनको स्थायीकरण किया जाना चाहिए। राजस्थान की जो पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय बालू का स्तूप है, उनका पलायन रोका जाना चाहिए, जिसके लिए इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं का विकास भी किया जा सकता है। वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम यहाँ शुरू किए जा सकते हैं, जबकि काजरी जैसे संस्थान इस क्षेत्र में इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं, और जो स्तूप होते हैं जिस दिशा में ये बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए वर्तमान में वन विभाग द्वारा सरकार की विभिन्न जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाकर इन बालू स्तूपों का स्थायी रूप से नियंत्रण स्थापित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर मैं देखता हूँ जैव विविधता का विकास किया जाना चाहिए। राजस्थान में इस तरह की पारिस्थितिकी जो संतुलन है वहाँ को बनाए रखने के लिए इस तरह की जैव विविधताओं का विकास किया जाना चाहिए, जो वहाँ की जलवायु और मौसम के अनुकूल स्थापित हो सके। जैसे नहरी सिंचाई से यहाँ जो पारिस्थितिकी प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलन हो गया है, जिसे संतुलित रूप से विकसित किया जाना चाहिए। जैव विविधता से जो प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है तथा
जो सूखे से स्थायी रूप से यहाँ मुक्ति मिल सके। फिर मैं बात करूं वृक्षारोपण कार्यक्रम की, तो राजस्थान में भारत का 2% वन क्षेत्र भी नहीं पाया जाता है। राज्य में जो सतत वृक्षारोपण कार्यक्रम हो या सरकारी, सहकारी, निजी, जन सहयोग से संचालित कार्यक्रम, इस तरह के लगातार बने रहने चाहिए। साथ ही अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम को भी यहाँ संचालित किया जाना चाहिए, जिससे कि रेगिस्तानी भाग में भी इस तरह का पारिस्थितिकी संतुलन मुख्य रूप से बना रह सके। फिर मैं देखता हूँ इसमें अनियंत्रण जो पशुचारण है, राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि और पशुपालन पर ही पूर्णतः निर्भर है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो पशुचारण है वो छोटे पशुओं के रूप में, भेड़ और बकरियों के रूप में हम देखते हैं, जिनको चौपायों के रूप में शामिल कर लेंगे। ये इस तरह के होते हैं जो खाते कम और अपने खुरों, जो पैर होते हैं उसमें जो खुर लगे हुए हैं, उनसे वनस्पति का बहुत ज़्यादा विनाश करते हैं। इस तरह हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम हमें जो वृक्षारोपण कार्यक्रम करके जो छोटी वनस्पति हो उसको बचाने के लिए जो अनियंत्रित पशुचारण होता है उस पर हमें रोक लगानी चाहिए, जिससे कि मौसम के अनुसार उस क्षेत्र में वनस्पति का डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। ये इस तरह से कुछ पारिस्थितिकी उपाय थे। अब मैं जो स्थायी उपाय हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। सबसे पहले स्थायी विकास की मैं बात करूँ तो केंद्र व राज्य सरकार को समन्वित रूप से सूखा से निपटने के लिए दीर्घकालीन नीतियों को राज्य की प्राथमिकताओं के अनुकूल योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। कोई भी जो योजनाएं होती हैं उसको लंबे समय के लिए बनाकर उस राजस्थान के जिस भाग में सूखे की और अकाल की स्थिति ज़्यादा बनी रहती है उसमें लागू किया जाना चाहिए। वन विनाश पर रोक वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण में संतुलन बना रहे तथा प्राकृतिक कारक अपना प्रकोप इस क्षेत्र में न दिखा सके। जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें राहत कार्यों को प्रारंभ करते समय क्षेत्रीय आवश्यकताओं को मुख्य रूप से प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। फिर है सूखा राहत कार्यक्रम उत्पादक वह जो स्थायी विनियोग प्रकृति वाली हो, अर्थात जैसे पक्की सड़कें हैं, भवन हैं, बांध हैं, तालाब हैं, कुओं का निर्माण है आदि जैसे राहत कार्य इन सूखा प्रभावित और अकालग्रस्त क्षेत्रों में मुख्य रूप से अपनाए जाना चाहिए। राज्य की योजना अनुसार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राहत कार्यों में संलग्न संस्थाओं में सुनिश्चित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि आपस में इनमें तालमेल बना रहे और जो विकास की गति होती है उसको लगातार बनाए रखा जा सके। सूखा राहत कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार से दूर रखा जाना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ सूखा राहत कार्यों में निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, राज्य व केंद्रीय सरकार, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त किया जाना चाहिए। फिर में जिला विकास खंड हैं, तहसील हैं, ग्राम पंचायत स्तर है, यहाँ पर व्यापक योजनाओं का निर्माण और उनका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कृषि विकास हेतु कृषि पद्धति में मुख्य रूप से सुधार लाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार यहाँ इस क्षेत्र में किया जा सकता है। शुष्क खेती की प्रबल संभावना यहाँ रहती है जो कम पानी में उत्पादन दे सके। फसल बीमा योजना जैसे कार्यक्रम को मुख्य रूप से यहाँ शुरू किया जाना चाहिए। सूखा क्षेत्रों में खनिज उत्पादन क्रियाओं, औद्योगिक क्रियाओं को प्राथमिकताओं से के साथ शुरू किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके और राज्य की आर्थिक आय में भी वृद्धि हो सके। राज्य में सूखा व अकाल एक नियमित प्रकृति की समस्या बन गई है, अतः सरकार को पहले से ही इनके प्रावधान रखने चाहिए। इसके अंतर्गत खाद्यान्न हैं, चारे के पर्याप्त भंडार हैं, पानी की तर्क संगत उपयोग हैं, कृषि जो किसानों को कम ब्याज दर पर धन की सुविधाएं उपलब्ध कराने आदि कार्यक्रम को मुख्य रूप से अपनाया जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जल संसाधनों के संरक्षण हेतु जो महत्वपूर्ण उपाय होते हैं वो सूखा और अकालग्रस्त क्षेत्रों में किस तरह से लाभदायक हो सकते हैं। जैसे भूमिगत जल और सतही जल संसाधनों का मॉनिटरिंग करना तथा उनका समुचित उपयोग और विकास भी करना मुख्य रूप से होना चाहिए। मिट्टी व भूमि में जल व नमी का संरक्षण करना,
शुष्क कृषि प्रणाली को विकसित करना जिसमें जल संरक्षण किया मुख्य रूप से किया जा सके, पानी को बचाया जा सके। सिंचाई साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना और पक्की नालियों का उपयोग करना जिससे कि जल का जो ज़्यादा वेस्ट ना हो, नष्ट ना हो और भूमि में न जा सके और उसका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। इसके लिए पक्की जो नहरें हैं या छोटे छोटे खाड़े जो बनाए जाते हैं, नालियाँ बनाई जाती हैं, उनका निर्माण किया जाना चाहिए। जल संरक्षण के लिए जल चेतना कार्यक्रम तथा जल प्रदूषण से बचाना चाहिए। मुख्य रूप से जल का जो दुरुपयोग है वो कम से कम किया जाना चाहिए। राज्य के मरुस्थल में प्रदेश का 61.11% भूभाग आता है और इस भूभाग में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जहां टांकों के माध्यम से जल का संरक्षण किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारों द्वारा प्रत्येक किसान के साथ उसकी जहां जमीन है वहां टांके बना के जल को मुख्य रूप से संरक्षण करने के लिए लगातार इसमें कार्य किया जा रहा है। प्रदूषित जल के शोधन हेतु नवीन वैज्ञानिक विधियों को अपनाया जाना चाहिए और जो शोधित जल का उपयोग होता है उसको कृषि और कारखानों में उपयोग किया जाना चाहिए। जो प्रदूषित जल है जो इंडस्ट्रियों से निकला हुआ होता है उसका भी रिसाइकलिंग करके उस जल को पुनः उपयोग करने के लिए उपयोग कर कृषि और उद्योगों में मुख्य रूप से कार्य के लिए उपयोग लिया जा सकता है। आवश्यकता के क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा की व्यवस्था की जाए जिससे कि जल प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इस तरह से कुछ ये जल संसाधन संरक्षण हेतु उपाय थे जिनको अकाल और सूखा की स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है और राजस्थान में अकाल की स्थिति को बचाया जा सकता है। इसी तरह उचित नियोजन व प्रबंधन की भी किया जा सकता है जो सूखा और अकाल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उचित नियोजन और प्रबंधन दो तरह की रूप में किया जा सकता है। एक अल्पकालिक प्रयास होता है और दूसरा दीर्घकालिक प्रयास होता है। अल्पकालिक प्रयास की मैं बात करूं तो राज्य में स्थानीय महत्व के उत्पादक कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करना, पशुधन पर आधारित उद्योगों को बड़े पैमाने पर राज्य में विकसित किया जा सकता है और जैसे चारा फसलें हैं इनका उत्पादन सुनिश्चित करना, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सूखा व अकाल राहत कार्यों पर मजदूरी नकदी व अनाज के रूप में दिया जाना चाहिए। पेयजल आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल हैं, हैंडपंप हैं, सार्वजनिक कुओं का निर्माण किया जा सकता है। ये सारे अल्पकालिक प्रयास हैं। जलापूर्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सूखा क्षेत्रों में फुहारा सिंचाई प्रणाली है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है, इनको लागू किया जा सकता है। भूमिगत जो जल स्तर होता है उसको बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास भी किया जा सकता है। फिर हम देखें कि दीर्घकालीन प्रयास होते हैं जो राज्य में सूखा से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल होते हैं, क्योंकि सूखा और अकाल की जो स्थिति है राज्य में मतलब कई लगातार बनी रहती है। तो इसके लिए जो दीर्घकालिक प्रयास होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता को कम किया जा सकती है। फिर सूखा व अकाल राहत कार्यों को अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय हो ताकि उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में तेजी ला सके। लूनी नदी बेसिन का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि ग्रामीण जनता का स्तर सुधारा जा सके। फिर है अकाल राहत कार्यों में प्रशासनिक कार्य कुशलता में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मरु क्षेत्रों में बालू के टिल्ले हैं, इनका स्थिरीकरण हेतु चारे के वृक्षों जैसे खिजड़ी हैं, बबूल है, इनको विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आय को सुनिश्चित किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि अकाल व सूखा राहत कार्यों का पूर्ण ईमानदारी से नियोजन और उसका क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। राज्य में हम देखते हैं कि पर्यटन उद्योग को व्यापक स्तर पर विकसित करके रोजगार के अवसरों को सुनिश्चित किया जा सकता है जिससे कि बहुत सारे लोग कृषि से पर निर्भर ना रहे, अन्य कार्य भी कर सकते हैं, या किया जा सकता है। परिवहन मार्गों, संचार सुविधाओं, बिजली, जलापूर्ति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि
राज्य में जो अकाल की स्थिति है उससे निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। एक राष्ट्रीय विपदा राहत कोष NFCR की स्थापना मुख्य रूप से यहाँ की जानी चाहिए। और राज्य में जलापूर्ति बहुत ही सीमित है, अतः जल संसाधनों का प्रबंधन करना और उनका जो जल प्रबंधन से संबंधित समस्याएं होती हैं उसका निराकरण मुख्य रूप से किया जाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि जल जो सूखा नियंत्रण होता है उसमें सरकारी प्रयास हैं वो किस किस तरह से इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी विभिन्न योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सूखा और जो अकाल की स्थिति होती है उस पर महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे पहला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जिसको DAP के नाम से जानते हैं, और ये केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसको 1974-75 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो सूखा प्रभावित को कम करने के लिए ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है जिससे कि रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, ग्रामीणों की आय के स्तर में वृद्धि हो सके। 1 अप्रैल 1975 से यह कार्यक्रम राज्य के 10 जिलों और 32 उपखंडों में शुरू किया गया है। बाद में इसको बढ़ा के 13 जिलों व 79 विकास खंडों पर इसको विस्तारित किया गया है। इसी तरह मैं देखता हूँ मरु विकास कार्यक्रम है राज्य के पश्चिमी भाग, ये भी 1977-78 में शुरू किया गया। और ये राज्य के पश्चिमी भाग के 12 मरुस्थलीय जिलों में समग्र विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 1977-78 में जो शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि भू संरक्षण है, भूजल विकास है, लघु सिंचाई है, पशु व दुग्ध विकास परियोजना है, पशु स्वास्थ्य है, भेड़ विकास कार्यक्रम है, ग्रामीण विद्युतीकरण है, वन विकास है, पशु पेयजल है आदि प्रमुख योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। फिर है प्राकृतिक आपदा सहायता कोष है। राज्य में इसकी स्थापना 1990-91 में की गई, जिसमें प्रतिवर्ष 91 करोड़ रुपए राज्य सरकार व 93 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जमा कराती है। इस कोष से राज्य में जो प्राकृतिक आपदाओं आती है उस समय इसका मुख्य रूप से व्यय किया जाता है। फिर है विशिष्ट योजना संगठन। सूखे की समस्या से स्थायी समाधान हेतु इस विभाग की स्थापना 1970 में की गई थी। और ये विभाग है ग्रामीण विकास की योजनाएं तैयार करता है तथा इसमें जो विभिन्न विभाग के माध्यम से योजनाएं तैयार करने के बाद ये जो विभिन्न विभाग राज्य में कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से अपनी योजनाओं को लागू करवाने की प्रयास करता है। स्वच्छ जल धारा व पेयजल आपूर्ति योजना। स्वच्छ जल धारा ये योजना केंद्र सरकार की प्रवर्तित योजना है जिसके अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सीमांत किसानों को सिंचाई के नाम मात्र के लिए किराए पर पंप सेट प्रदान किए जाते हैं। और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु सरकार ने यह योजना मुख्य रूप से इसमें शुरू की गई है जिससे कि किसानों को या इस भाग में रहने वाले लोगों को महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक हो सके। फिर एक योजना है काम के बदले अनाज योजना। यह एक राज्य की प्रवर्तित योजना है और ये सभी जिलों में शुरू की गई है। सूखा से पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु सड़कों का निर्माण, बांधों का निर्माण, छोटे जो तालाब हों उनको पक्का करवाने के निर्माण, इस तरह की योजनाएं चलाती हैं जिससे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का जो पलायन होता है दूसरे राज्यों में जाते हैं उनको रोका जा सके। और इस योजना में काम के बदले अनाज देने की मुख्य रूप से व्यवस्था की गई है। सहायता विभाग की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1951 में इस विभाग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य राज्य में अकाल, बाढ़, ओलावृष्टि है, अग्नि है, भूस्खलन है आदि विपदाओं के समय तत्काल सहायता दी जा सके और उसको वहाँ से प्रभावित लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके। अन्य कार्यक्रम की मैं बात करूँ तो बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है, घास क्षेत्रों का विकास करना है, स्थायी चारों डिपों की स्थापना करना है, सिंचाई सुविधाओं का सुनिश्चित करना है। इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाएं लगातार सरकारें चलाती रहती हैं जो सूखा से संबंधित कार्यक्रमों को बनाए रखती हैं। अब मैं बात करूं अन्य उपाय भी ऐसे हैं जो राजस्थान में सूखा उपाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कृषि का प्रसार करना,
पर्यटन को जैसे बढ़ावा देना, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से जन सामान्य को जानकारी प्रदान करना, जिससे कि वो अपने आप को पहले से ही उस ओर सुनिश्चित कर सके कि अकाल और सूखे की स्थिति जो स्थिति आने वाली है उससे कैसे निपटा जा सके। सतत विकास और सुस्थितिक विकास की संकल्पना के लिए संतुलित व क्षमताओं के अनुकूल स्थानीय लोगों के लिए उपयुक्त विकास भी किया जाना चाहिए, जिससे कि ये लोग अपना आप में एक्टिव रहें। शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में भोजन है, ईंधन है, पशुओं व वनस्पति से जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है, उनकी निरंतर उपलब्धि हेतु ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धि के अनुसार उपभोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथा इसमें जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, ऊर्जा स्रोत हैं, जो राजस्थान में बहुत सारी जगह विकसित किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इस तरह की जो प्लांट लगा के इनका मुख्य रूप से विकास किया जा सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जैसे मिट्टी है, मिट्टी, वनस्पति, जल, पशुपालन, हस्तशिल्प, परिवहन, संचार, आधारभूत ढांचा आदि के समन्वय व संतुलित विकास के लिए एक एकीकृत व सघन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ताकि सूखा की जो प्रक्रिया है उसको रोका जा सकता है। राज्य की खुशहाली के लिए और अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से इसमें विकास किया जाता है। इस तरह जो राज्य की एक सूखा की जो समस्या है, अकाल की जो समस्या है, जो राज्य की महत्वपूर्ण समस्या है, इसके समाधान के लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने विभिन्न योजनाओं को चलाकर इसके जो प्रभाव है उनको कम कर सकती है और राज्य को अधिक से अधिक विकसित करने के लिए किसानों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, उनको अधिकतम फायदा पहुंचा सकती है और सूखे और अकाल की स्थिति से इसको निकलने के लिए महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। धन्यवाद।